हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? और फिर कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की तैयारी? वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स फेयर बर्नर्ड बाय ऋषु अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम दो वर्ड से बना है, नेशनल प्लस इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? द इनकम ऑफ द नेशन, वो इनकम जो हमारी कंट्री की इनकम है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसी तरह से हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, जब हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं नेशनल इनकम को, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम is the sum total of factor incomes earned by normal residents during an accounting year. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेशनल इनकम का एक डेफिनेशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखो 3-4 वर्ड्स, पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स का यूज किया है, जैसे फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड एन अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फैक्टर इनकम? आपको पता ही है कि एक प्रोड्यूसर, कोई भी जो फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती हैं। कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये स्टूडेंट्स, 4 चीजों का यूज करके ही कोई भी फर्म्स या प्रोड्यूसर जो है वो चीजें बनाते हैं। तो इन 4 चीजों को, कौन कौन से? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो 4 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब कोई प्रोड्यूसर इन 4 चीजों को यूज करता है, फ्री में तो कोई भी अपनी सर्विसेज नहीं देता, तो इनके काम के बदले में जो प्रोड्यूसर है इनको कुछ इनकम देता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो लैंड को क्या मिलता है? फॉर यूजिंग द लैंड क्या मिलेगा इसको? रेंट। इसी तरह से लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर फिर अपने लिए क्या रखता है? प्रॉफिट। तो ये चारों चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों चीजों को हम क्या लेते हैं? दीज आर द फैक्टर इनकम्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स? यू नो, बिकॉज these are the factors of production जिनको यूज करके उनके बदले में उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स दिए गए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 चीजों का आदान प्रदान हुआ। पहले उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, जिसके बदले में उनको फैक्टर इनकम्स मिला। तो दीज आर द फैक्टर इनकम्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि हम इसमें नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम्स को यूज करते हैं। एक वर्ड हमें आता है ट्रांसफर इनकम्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम? तो फैक्टर इनकम हमने पढ़ा, पहले फैक्टर्स ने अपनी सर्विसेज दी और फिर उसके बदले में उनको कुछ इनकम मिला। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या होती है? यहाँ पे कोई भी सर्विस जो है वो नहीं दी जाती, नो सर्विस इज गिवन, बट ओनली इनकम इज गिवन। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं सपोज, तो वहां से जो भी उन्होंने कमाया वो उन्होंने मुझे भेज दिया, ताकि मैं यहाँ पे अपने घर का खर्चा या अपने बच्चों का खर्चा कर सकूं। तो जो इनकम मुझे उनसे मिला, दैट इज नॉट द फैक्टर इनकम। वो एक क्या है? ट्रांसफर इनकम है, उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दी पेमेंट। इसी तरह से मैंने किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में कुछ पैसा चैरिटी की तरह दे दिया, तो दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। वहां पे मैंने किसी की कोई सर्विसेज नहीं ली, बस सिंपली मैंने पैसा एज अ चैरिटी उनको दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। तो ऐसी जो ट्रांसफर इनकम्स होती है ना, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम।
ओनली फैक्टर इनकम्स आर अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें बी केयरफुल कि हमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही लेना है। चलिए फैक्टर इनकम्स हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स स्टूडेंट्स? तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? दीज आर द रेजिडेंट्स जिनको हमारे कंट्री में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 ईयर, दे हैव कंप्लीटेड 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, दे आर कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट्स। एंड सेकेंड क्या है कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको पता है कि जो भी वो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारे अपने लिए, हमारी कंट्री के लिए ही कर रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये दो कंडीशंस जब फुलफिल हो जाती है, दैट रेजिडेंट्स आर नोन एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स, राइट। तो इसी तरह से इन अकाउंटिंग ईयर, आप बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता ही है कि जब भी हम कोई इनकम या प्रॉफिट लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फॉर वन अकाउंटिंग ईयर ओनली। तो आई होप आपको नेशनल इनकम अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स की व्हाट इज एक्चुअली नेशनल इनकम। चलिए अब हम इसका करेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हमारे पास जो एग्रीगेट क्या होता है? टोटल ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीगेट दैट मीन्स इकट्ठा होना। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है नेशनल इनकम में हमारे पास 8 है। वी हैव 8 एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले ये देखो कि हम एग्रीगेट को लिखते कैसे हैं। अगर मैं कहूं कि हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज थ्रू, अभी मैं आपको बता रही हूँ फिर समझाती हूँ कि कैसे होता है, दैट इज NNP-FC। इसको हम ऐसे लिखते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए नेशनल इनकम, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो आपने क्या निकालना होता है? NNP-FC। दिस इज वन ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ 8 एग्रीगेट्स। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने इसको कैसे डिनोट किया है। यहाँ पे 3 कैपिटल लेटर्स हैं और नीचे FC है। इसी तरह से हमारे जो 8 एग्रीगेट्स हैं उनको हम लिखते हैं। चलो 8 एग्रीगेट्स पढ़ने से पहले हम इसके सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि 8 एग्रीगेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें आएंगी, दैट इज ग्रॉस, एक आएगा नेट। इसी तरह से मेरे पास यहां पे भी 2 चीजें आएंगी स्टूडेंट्स, एक आएगा मेरे पास डोमेस्टिक, एक आएगा नेशनल। यहां पे मेरे पास जो है वो हमेशा प्रोडक्ट ही रहता है। एवरी टाइम वी यूज P प्रोडक्ट हेयर। यहां पे भी देख लीजिए प्रोडक्ट का P ही आया हुआ है। यहां पे भी जो नीचे FC है, यहां पे भी हमारे पास 2 चीजें आती हैं, वन इज द फैक्टर कॉस्ट एंड अनदर इज द मार्केट प्राइस, MP, जिसको हम लिखते हैं मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 7 थिंग्स। तो ग्रॉस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रॉस एंड नेट। यस, सो व्हाट इज ग्रॉस एंड नेट? तो स्टूडेंट्स ग्रॉस मतलब क्या होता है? द एक्चुअल प्राइस जिसपे हमने कोई चीज खरीदी है। ग्रॉस और नेट, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ग्रॉस और नेट के बारे में। तो ग्रॉस क्या है? वो प्राइस जिसपे हमने कोई भी चीज खरीदी है। तो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज कि एक प्रोड्यूसर है जिसने एक मशीन खरीदा है, सपोज 2 लाख का। उसने एक मशीन खरीदी 2 लाख की। तो क्या आप सोचते हो कि अगर उसने आज वो 2 लाख की मशीन खरीदी है और उसको वो 10 साल या 5 साल यूज कर रहा है और 5 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू सेम रहेगा? ऐसा तो कभी नहीं ना होता। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है विद रेगुलर यूज और वियर एंड टियर डिटीरियोरेट कम होती रहती है। तो उसकी जब हम 5 साल बाद वैल्यू जब हम निकालेंगे या उसकी यूज करने के बाद जब भी हमें वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होती है? हमारी मार्केट वैल्यू, आज की वैल्यू। तो वो क्या होगी? वो कम होगी या ज्यादा होगी? नेचुरली ऑब्वियसली वो कम ही होगी, क्योंकि उसको बार बार यूज करने से उसके जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। तो उस जैसे सपोज यहाँ 2 लाख था और जो वो वैल्यू कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट, राइट। क्योंकि देखो ये 2 लाख की उसने मशीन खरीदी, सपोज आज उसकी नेट वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रह गई है। सपोज आज उसी मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रह गई है।
तो मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ कितना हो गया, दैट इज 50,000, राइट। इसी तरह से अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। अब 1,50,000 में अगर मैं 50 प्लस कर दूंगी तो मेरे पास उस मशीन का ग्रॉस वैल्यू जो है वो निकल आएगा। यस स्टूडेंट्स, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कल जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रॉस के बाद हमने सेकंड फिलअप में पढ़ा था, क्या था, इट वाज डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह पता हो व्हाट इज डोमेस्टिक एंड व्हाट इज नेशनल। तो डोमेस्टिक क्या होता है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक मतलब एक जो इनकम हमें हमारी बाउंड्री के, कंट्री के बाउंड्री के अंदर अंदर जनरेट हुई है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। जबकि नेशनल क्या होती है, वो इनकम जो चाहे मैंने यहाँ हमने हमारी कंट्री में रह के पैसा कमाया है या फिर मैंने अपने कंट्री से बाहर जाके किसी और देश से पैसा कमाया है, तो उसमें दोनों आ जाएंगी, वेदर द इनकम इज जनरेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वो नेशनल इनकम। तो विच इज द वाइडर वन, नेशनल इज द वाइडर वन ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो इनकम कमा रहे हैं वो हम अपनी कंट्री से बाहर भी कमा रहे हैं। तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, जो इनकम हमने बाहर से जनरेट की, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हमने जनरेट की, उसको हम बोलते हैं NFIA। तो व्हाट इज NFIA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज FIFA माइनस FITA। इन शॉर्ट फॉर्म इसको फीफा माइनस फीटा भी बोलते हैं। तो डोमेस्टिक में अगर हम NFIA प्लस कर देंगे, वील गेट दी नेशनल इनकम। इसी तरह से जब हम नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर, डोमेस्टिक पर जाने के लिए NFIA को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज दिस फीफा एंड फीटा। चलिए फीफा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स कि जो पैसा बाहर से हमें आया, मुझे आया है, ठीक है ना, फ्रॉम, मुझे बाहर से जो पैसा आया है, और फीटा मीन्स जो मैंने बाहर किसी को पैसा दिया है, तो उसका मैंने नेट लेना है, ठीक है ना। जो आया रिसीव किया, उसमें से जो दिया गिवन, उसको मैंने माइनस करके उसका नेट जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लेना है, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका भी फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फटाफट से लिख लीजिए, सो दैट न्यूमेरिकल्स में कल हमें थोड़ा इजी रहे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास P मीन्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहता है सभी में, तो उसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि सिंगल वैल्यू है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज सेम, तो यहाँ पे हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बात की थी फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। राइट, तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, आपको पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कुछ फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से ही एक प्रोड्यूसर जो है वो सामान प्रोड्यूस करता है, और वो कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, तो वो हमारी क्या होती है, उनको हम क्या दे रहे थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो वो जो चार चीजों को हम मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट किस किस को इंक्लूड करके बनी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। राइट, तो जब हम इन चारों को मिला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, जब एक प्रोड्यूसर सामान बनाता है तो वो उसको अपनी कॉस्ट पे तो मार्केट में नहीं बेचता ना, वो हमेशा, अब वहां पे हमारी एक सरकार है, वो आ जाएगी, वो कहेगी मुझे भी GST दो जी, मुझे तो टैक्सेस चाहिए ना, इस पे तो सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। तो जब फैक्टर कॉस्ट में वो टैक्स जुड़ जाता है तो हमारी मार्केट वैल्यू निकल आती है। राइट, तो उस फैक्टर कॉस्ट में, तो आजकल यू नो कि सारे टैक्सेस को सरकार ने किसमें क्लब अप कर दिया, गवर्नमेंट ने, GST में। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू पर जब लाना है
तो हमने इसमें वो टैक्सेस को प्लस कर देना है। तो टैक्सेस हम यहाँ पे लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इसी तरह से जब मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे। चलिए अब देखो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो स्टूडेंट्स, अब आजकल क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आगे तो बहुत सारे होते थे, पर अब गवर्नमेंट ने उन सबको एक क्लब कर दिया है एक सिंगल टैक्स में, एंड दैट इज कॉल्ड जीएसटी। अब हमारे पास सिर्फ वो टैक्स कौन सा रह गया, जीएसटी। तो जीएसटी में से जब हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे, सब्सिडीज, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो निकल जाते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो सरकार के पास आया, और सब्सिडीज क्या है, जो सरकार ने हमें दिया। तो वहां पे भी हम उनकी एक नेट वैल्यू लेके यहाँ पे प्लस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे तो वील गेट दी फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये 4 वो चीजें पढ़ ली हैं। इसके बाद हम वो एग्रीगेट्स जो है वो देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम 8 एग्रीगेट्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं। चलिए हमने पढ़ा कि फर्स्ट डैश में जो हमने वो 3 डैश और नीचे एक लगाया था, तो उसमें क्या क्या, फर्स्ट डैश में क्या आता है, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक, सेकंड में क्या आता है, डोमेस्टिक या नेशनल, और थर्ड में हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, और जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें हमारे पास फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, इन दोनों में से कुछ भी होगा। तो लेट्स सी व्हाट आवर 8 एग्रीगेट्स आर। देखिए फर्स्ट एग्रीगेट, अभी मैं यहाँ पे जी से स्टार्ट करती हूँ, ग्रॉस जी, यहां से डोमेस्टिक डी, पी हमेशा वैसे ही रहेगा, और उसका भी मैं पहला एफ सी ले लेती हूँ, फैक्टर कॉस्ट। तो पहला एग्रीगेट आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से फिर से मैं जी ही लूंगी, ग्रॉस। अब क्या करेंगे, सेम डी ही रखेंगे, पी और एफ सी की जगह आई टेक मार्केट प्राइस। तो मेरे पास सेकंड एग्रीगेट क्या आ गया, जीडीपी एमपी। इसी तरह से सेम मैं जी को फिर से रखूंगी, अब डी की जगह आई टेक एन, जीएनपी एफसी। फोर्थ आ जाएगा जीडीपी एमपी, यस। तो फिफ्थ मेरे पास कौन सा है, अब मैं नेट से स्टार्ट करते हैं, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। इसी तरह से फिर नेट एनडीपी एमपी आ जाएगा। सेवेंथ हमारे पास आ जाएगा एनपी एफसी, एनपी एफसी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये अब आपको समझ आ गया होना कि इन सबको कंबाइन करके हमारे पास कैसे 8 एग्रीगेट्स हैं, और ये 8 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास, ओनली 8 एग्रीगेट्स ही होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक और बात, अब जो डेप्रिसिएशन वर्ड हमने देखा था ना, कि जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो वहां से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, या नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं। तो व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन, वो भी आपको क्लियर है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कई बार सीधा सीधा डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखा होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसके कुछ डिफरेंट नेम्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो आपको उन नेम्स का पता हो कि व्हाट एक्चुअली इट इज, वो क्या होगा, वो हमारे पास वो डेप्रिसिएशन होगा। जैसे फर्स्ट क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी तरह से दूसरा नाम आ जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलिए ठीक है गाइस, तो डेप्रिसिएशन के ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, और उनको देख के हमें घबराना नहीं है, इनको देख के हमें झट से पता लग जाए कि दिस इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। तो चलिए एक आधा कोई न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हम ये चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स एक और चीज बताते हैं आपको पहले। अब देखो, अगर सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट एनडीपी एफसी, और आपको क्वेश्चन में गिवन है जीएनपी एमपी, दिस इज गिवन,
ठीक है, तो जीएनपी से एनडीपीएफसी आपने जो निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी, और जो हमें गिवन है उसको हम राइट साइड पे एज इट इज लिख लेंगे, जीएनपी एमपी। तो इससे हमें सबसे पहले वो चार्ट्स हमें याद हो कि जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्थ। इसी तरह से नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो वी विल ऐड डेप्थ। एक छोटा सा चार्ट साइड पे बना लेना सो दैट तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। दूसरा था हमारे पास डोमेस्टिक और नेशनल। क्या करते थे स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, राइट। इसी तरह से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए। देन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस था। जल्दी से बोल दीजिए अब क्या करते हैं हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए, क्या करते हैं, प्लस एन आई टी। इसी तरह से मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एन आई टी को हम माइनस करते हैं। अगर हमारे पास ये साइड पे होंगे ना हमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलिए ये देखिए अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एनडीपीएफसी, हमें गिवन क्या है, जीएनपीएमपी। तो सबसे पहले देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे। आई एम स्टैंडिंग हियर और मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है एनडीपीएफसी पे। तो कैसे जाएंगे, रास्ता तुम्हें सब बता दिया है, तो उस रास्ते से घूम घूम के जाएंगे। चलिए अब जी से हमें एन पे जाना है, कैसे जाते हैं, जी से हमें एन पे जाना है। तो क्या किया हमने, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, राइट। चलिए फिर अब हमें कहां खड़े हैं, एन पे। एन से कहां जाना है, डी पे। एन से कहां जाना है, डी पे। तो क्या करेंगे, माइनस एन एफ आई ए। ओके, अब कहां है, एमपी पे। तो एमपी से कहां जाना है, एफसी पे। यहां से देखेंगे एमपी से कहां जाना है, एफसी पे। तो क्या कर रहे हैं, माइनस एन आई टी। वेरी सिंपल। अब इसमें से जब ये तीनों चीजें माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, एनडीपीएफसी। तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और इन एग्रीगेट्स को कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें देखो मेरे पास वैल्यूज गिवन है, जीडीपी एमपी है 18,000 करोड़, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी गिवन है, 1000 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू 2000 है, सब्सिडीज 250 करोड़ है, ये सारी वैल्यूज करोड़ में है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 400 है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमने देखा था कि कैसे डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को, ये स्टूडेंट्स, एनीबॉडी, दैट इज एन एन पी एफ सी। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए नेशनल इनकम निकालिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, कौन सा एग्रीगेट निकालना है, एनएनपीएफसी। तो चलिए मैंने बताया था आपको कि जो हमने निकालना है वो कौन सी साइड, वो लेफ्ट साइड। तो हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, और जो गिवन है वो राइट साइड। क्या गिवन है, इनका एग्रीगेट आपने देखना है। देखो कौन सा एग्रीगेट गिवन है, जीडीपी एमपी गिवन है, तो वो पहले लिखेंगे जीडीपी एमपी, राइट। तो वही चीज मैं यहां खड़ी हूं और मुझे कहां जाना है, यहां पे। तो कैसे जाएंगे, अपने ये सारे रस्तों के साथ। तो ये आपको डायरेक्शंस गिवन है, इन डायरेक्शंस को देखते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें जी से एन पे जाना है। जी से एन पे जाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगी। देखिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से मुझे कहाँ जाना है, नेशनल पे। यहाँ से देखेंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे एनएफआईए को प्लस करना है। पी सेम। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी, इनकी जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम भरते हैं। जीडीपी एमपी है हमारे पास 18,000 करोड़। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो दैट इज, उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस 1000 आ गया, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारे पास, 400।
NIT डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो मैंने आपको NIT का बताया था क्या फॉर्मूला रहता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये वैल्यूज जब हम इसमें फिल करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस है मेरे पास 2000, अब 2000 में से मैं 250 माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1750, तो ये भी मैं माइनस कर दूंगी। चलिए इसके बाद 18,000, 17,000 यहाँ आ गया, माइनस करके यहाँ 1000, 17,400, 17,400 में से अगर मैं 1750 डिडक्ट कर दे तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है, दिस इज 6515650 करोड़, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें करोड़ में गिवन थी, तो मेरा आंसर क्या आया, 15650 करोड़। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप कुछ और प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे कुछ एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जब मर्जी आप मुझे कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करके हम उसका सोल्यूशन जरूर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में, हमारे बोर्ड्स में हमसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।